ये वीडियो में शायद मुझे बहुत ही ज्यादा हेट मिल सकता है और शायद कुछ लोग मुझे एंटी इंडिया का टैग भी दे सकते हैं। और इस वीडियो में मैं सबको पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, बस उन लोगों को पॉइंट आउट करूंगा जो इस गलत फहमी के शिकार है। एंड मैं वो चीजें बताऊंगा जो मैं ट्रूली फील करता हूँ और जो हमारी इंडियन सोसाइटी की एकदम कड़वी सच्चाई है। अभी जो क्लिप मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। So what was the question you asked me from the net? What are India's equivalent to? Well, to Google, Meta, Amazon, Microsoft. The equivalent are Google, Meta, Amazon and Microsoft. Yes. Two of them are run by Indians and two of them have the biggest markets in India. So go figure that. मुझे अपने देश से बहुत प्यार है, पर दिस वीडियो इज एन एग्जाम्पल कि हमारे देश के कुछ लोग कितने डिल्यूजनल हो सकते हैं। I mean सीरियसली, हम इस बात से प्राउड हो रहे हैं कि एक इंडियन जो कि एक्चुअली अभी इंडियन है भी नहीं, बाहर देश का सिटीजनशिप में सेटल हो चुका है, वो कितने बड़े कंपनी का सीईओ है। ये एग्जैक्टली वैसा ही चीज है कि बाहर देश का कोई साइंटिस्ट या बिजनेसमैन बस इन्वेंट करके उसको ओन कर रहा है और हम इंडियंस इस बात से प्राउड फील कर रहे हैं कि एक इंडियन उस बस का ड्राइवर है। कोई फर्क नहीं पड़ता, उन लोगों के सीईओ बनने से बस 3 इंडिविजुअल्स को फायदा हो रहा है। पहला उन लोगों के बैंक अकाउंट्स का, दूसरा उन बड़े कंपनीज का, तीसरा उस कंट्री के इकोनॉमी का। तुम्हारा, मेरा या हमारे देश का इसमें 2 कौड़ी का भी फायदा नहीं है। सीईओ का मतलब कंपनी का फाउंडर या फाइनल डिसीजन मेकर नहीं होता है। आज अगर वो बस ये ड्राइवर नहीं भी चलाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कल को कोई नया आ जाएगा, जैसे कि ट्विटर के सीईओ के साथ हुआ था, ट्विटर के एक्स बनने के बाद। एंड मैं इन सीईओ की डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, दे आर रियली टैलेंटेड एंड शायद इसीलिए आज वो वहाँ पे पहुँचे हैं। बट उसमें सैडली फीलिंग प्राउड होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अपना जीनियस माइंड वो हमारे कंट्री की नहीं, उस कंट्री के इकोनॉमी के डेवलपमेंट में लगा रहे हैं। एंड जब इन जनाब ने इस क्वेश्चन का ये आंसर दिया तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये हमारे तारीफ या प्राउड होने वाली बात नहीं है, बल्कि एकदम उल्टा है। शर्मनाक चीज है ये। एक तो खुलेआम इन्होंने क्वेश्चन को अवॉइड करके एक बचकाना सा आंसर दिया है, एंड सेकेंडली उन्होंने ऐसा आंसर दिया जिससे हमारे इंडिया के उन ऑडियंस के ईगो का सेटिस्फेक्शन होगा जो रियलिटी के बारे में अभी इतना जानते नहीं है या रियलाइज नहीं करते हैं। रिपोर्टर ने एकदम वैलिड क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया के पास माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, मेटा का इक्विवेलेंट क्या है। एंड सच बताऊं तो कुछ भी नहीं। ये डेवलप कंट्रीज के सारे एप्स के पास पूरे दुनिया के लोगों का ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द डाटाज है, जिसको वो किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। राइट नाउ हम बस इन कंपनीज के लिए काम करते हैं। वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग आवर सर्विसेज। ये कंपनी के सबसे बड़े मार्केट इंडिया है, ये सच है, पर उसमें भी फायदा तो उनका ही हो रहा है ना, चाहे हम सर्विस सीईओ की पोस्ट में रख के करें या एक डिलीवरी बॉय की पोस्ट में रह के करें। ये तो सिर्फ टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स की बात है। मैं तुम्हें अभी और भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंटरनेट में तुम्हें बहुत सारे प्राउड वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे कि हम सुपर पावर बनने जा रहे हैं बहुत ही जल्द। सुपर पावर बनने के लिए 4 पिलर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए: इकोनॉमिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड कल्चरल पावर। इंटरनेट में तुम देखोगे कि बहुत प्राउडली लोग एडिट्स बना के कमेंट कर रहे हैं कि इंडिया $5 ट्रिलियन जीडीपी की कंट्री बनने जा रही है, जिसमें मुझे बहुत ही खुशी है, ट्रूली बहुत खुशी है। और जीडीपी से ज्यादा जीडीपी पर कैपिटा मैटर करता है मेरे दोस्त। ज्यादा कुछ नहीं बोल के बस इतना बोलूंगा कि कुछ नहीं हुआ तो बस ये डॉक्यूमेंट्री जरूर देख लेना। अगर तुम्हारे अंदर इमोशंस होंगी तो तुम्हारे आंख में आंसू जरूर आएंगे। ऐसे भी लोग हैं आज के टाइम में हमारे देश में जिनको पीने की पानी तक नसीब नहीं होता, और ये तो बस एक गांव की कहानी है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक बिजली नहीं देखी, कभी स्कूल नहीं गए, ना ही कभी ढंग से दिन के 2 वक्त का खाना खाया है। ऐसे बनेगा $5 ट्रिलियन की सुपर पावर, जहाँ हमारे देश के अंदर ही लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स में इतना बड़ा गैप है। एंड पॉलिटिकल और कल्चरल पावर हमारे देश में हैंड इन हैंड जाते हैं। हमारे देश में हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी कल्चर, और उसी को ही हमारे खिलाफ यूज किया जाता है। और पॉलिटिकल पार्टीज तो यहाँ कम्प्लीटली धर्म के बेसिस में वोट मांगते हैं। अभी जो बोलने वाला हूँ उसके लिए मुझे बहुत हेट मिलेगा, पर जो भी हो, तुम्हें पता है यूएस, चाइना जैसे कंट्रीज हमसे 10 से 15 साल आगे क्यों है? क्योंकि बाकी सारे रीजन्स में से एक बड़ा रीजन है कि एज ए कलेक्टिव सोसाइटी उनका रिलीजियस फेथ एंड कल्चरल फेथ ऑलमोस्ट एक ही है। क्योंकि कल्चरल एंड रिलीजियस फेथ किसी भी ह्यूमन सोसाइटी का एक एक्सट्रीमली लार्ज पार्ट होता है। एंड वो कंट्रीज मोस्टली या तो एक फेथ से बिलोंग करते हैं या फिर कम्प्लीटली एथियस्टिक माइंडसेट से आते हैं, जिससे होता क्या है कि आपस में बहस करके झगड़ा करने का बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होने से बच जाता है, और रिलीजन और कल्चर को वेपन बना के उनके खिलाफ कोई यूज कर नहीं सकता। एंड इस वजह से वो सोसाइटीज ग्रोथ पे कम्प्लीटली फोकस कर पाती है। हमारे देश में यही सबसे बड़े स्ट्रेंथ को हमारी
हमारे खिलाफ यूज किया जाता है। कैसे? हमारे देश में इतने सारे फेथ और कल्चरल बैकग्राउंड के लोग एक साथ रहते हैं कि दूसरे रिलीजन से झगड़ा करने की तो दूर की बात है, यहाँ पे लोग तो कास्ट और लैंग्वेज को लेके आपस में ही लड़ रहे हैं। ये कितना ज्यादा डेंजरस चीज है, हमको कोई आइडिया भी है क्या? पर हम दिन रात इंटरनेट पे बस प्राउड हिंदू या प्राउड मुस्लिम के एडिट्स देखते रहते हैं। देखो, मैं ये चीज 100% बिलीव करता हूँ कि पहले की गवर्नमेंट के कंपैरिजन में आज के गवर्नमेंट के अंडर हमारे देश बहुत ग्रोथ कर रही है। पर मुझसे अभी बहुत लोग पूछेंगे कि इतना ही बोल रहा है तू, तो बता इसका सोल्यूशन क्या है। मैं सच बताऊं ना तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, एंड एग्जैक्टली इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि हम इसके बारे में बात करें। क्योंकि 50% काम तभी हो जाता है जब लोग एक्चुअल सेंस में रियलाइज करते हैं कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है और हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ कि आज भी मेरे देश की एक सीएम भरे सभा में एक लड़की के साथ एक नेता की असॉल्ट को झूठा करार देके बोलती है कि लड़की की गलती होगी। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ कि जहाँ हम ऊंची इमारतें बनाने की बात करते हैं, वहाँ हम आज भी एक पब्लिक टॉयलेट को अच्छे से मेंटेन नहीं कर सकते। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ कि जहाँ मेरे देश में मस्जिद और चर्चेस के लिए करोड़ों रुपए सरकार से दिए जाते हैं, वहाँ मंदिर से हजारों करोड़ों टैक्स में लिए जाते हैं। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ कि जहाँ हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करते हैं, वहाँ आज भी हम लैंग्वेजेस को लेकर लड़ रहे हैं। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ कि जहाँ हम मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी बनने की बात करते हैं, वहाँ आज भी करोड़ों लोगों को वोट के चक्कर में दारू और मीट बांटा जाता है। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे देश के चीफ मिनिस्टर लाखों लोगों को जेनोसाइड को हंस के झूठा बता देते हैं। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ कि आज भी मेरे देश में हजारों लोग खुले आम दुश्मन देश के जय जयकार के नारे और झंडे आराम से गाड़ देते हैं। मेरे देश के बहुत सारे लोग अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, और वहीं पे बहुत सारे लोग देश के बारे में लॉजिकली नहीं इमोशनली सोचते हैं। अगर हमें अपने देश को सबसे आगे लेके जाना है ना, तो हमें इमोशनल पैट्रियोटिज्म की नहीं, एजुकेटेड एंड इन्फॉर्म्ड पैट्रियोटिज्म की जरूरत है। जय हिंद।